हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, मैं जानती हूं कि ज्यादातर आजकल आप सब लोग और हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं। सारे ऐसे भी हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे जहां पर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर कोई ना कोई बिजनेस भी कर रहे हैं। यस माय डियर चिल्ड्रन, इसी तरह के बिजनेस को हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हम 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। One type is left and that is a unique type that is found only in India, that is Hindu undivided family business. So let's connect to commerce and learn more about this business. चलिए बच्चों, डेफिनेशन और फीचर्स देख लेते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के। इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया है बच्चों टॉपिक को, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज ही नहीं है, तो इस तरह के बिजनेस अब ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारी जानकारी में होना चाहिए कि इस तरह का बिजनेस जो है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। डेफिनेशन देखिए बच्चों, form of business organization where the business is owned and carried by members of HUF, that is Hindu Undivided Family। तो एक ऐसा बिजनेस जिसको कौन चलाता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लोग चलाते हैं। दैट टाइप ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड HUF बिजनेस। अब इसके ये फीचर्स हैं बच्चों कि मेंबरशिप जो है इसमें किसी एग्रीमेंट पे बेस्ड नहीं है, किसी रजिस्ट्रेशन पे बेस्ड नहीं है। मेंबरशिप है बाय बर्थ। As soon as the child takes birth in the family, he becomes or she becomes the member in the business. 3 successive generations के जो members होते हैं वो इसके automatically member बनते जाते हैं। फॉर्मेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये गवर्न किससे होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसमें बीच बीच में अमेंडमेंट्स होती रहती हैं और उसके हिसाब से गवर्न होता है। जैसा कि एक अमेंडमेंट पहले फीमेल मेंबर्स जो हैं वो HUF का पार्ट नहीं होती थी, लेकिन अमेंडमेंट के बाद मेल एंड फीमेल सभी जो मेंबर्स हैं वो इसके इक्वल मेंबर्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पे कि इसे मैनेज और कंट्रोल कौन करता है। तो जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, जिसको कर्ता कहा जाता है, वो मैनेज एंड कंट्रोल करता है और उसी के डिसीजंस फाइनल होते हैं। दूसरे जो मेंबर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं और उनको को पार्टनर्स कहा जाता है। फिर उसके बाद लायबिलिटी देखी जाए तो कर्ता की लायबिलिटी सिर्फ अनलिमिटेड होती है और बाकी सारे को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और कंटिन्यूटी के बारे में बच्चों, ये कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्यों? क्योंकि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है और बिजनेस लगातार चलता रहता है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, डेफिनेटली ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन क्योंकि अब जॉइंट फैमिलीज खत्म होती जा रही हैं तो धीरे धीरे इस तरह के फैमिली बिजनेस का स्कोप भी कम होता जा रहा है। तो बच्चों, अब हमने ऑल 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कर ली हैं, जिसमें से 3 जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप एंड HUF बिजनेस। ये तीनों नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनीज, वो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो बच्चों, अब हम इनका कंपैरेटिव इवैल्यूएशन कर लेते हैं 5 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का, और ये भी देख लेते हैं कि अगर चॉइस करनी हो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। बच्चों, look at the comparative chart that is there on your screen, where we are going to compare sole tradership, partnership, HUF, cooperative society and company on the basis of formation, members, capital contribution, liability, management and control and continuity। ये चार्ट बच्चों अगर आपको याद हो जाएगा ना तो इससे आप वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, चाहे वो MCQ के फॉर्म में हो या फिर वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या इवन लॉन्ग क्वेश्चंस जो इन 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे बेस्ड होंगे,
वो आप कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों देखिए फॉर्मेशन के बारे में कि सोल ट्रेडरशिप में सबसे कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं फॉर्मेशन में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। इजीएस्ट फॉर्मेशन बताई गई है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन कंपलसरी नहीं होता, तो पार्टनरशिप भी इजी फॉर्मेशन है। उसके बाद HUF में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता लेकिन आसानी से हो जाता है, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, तो वहां पर भी इजी फॉर्मेशन है। तो सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, HUF तीनों में ही इजी फॉर्मेशन है, लेकिन कोऑपरेटिव और कंपनी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कोऑपरेटिव में लेस कॉम्प्लेक्स और कंपनी में मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो फॉर्मेशन के हिसाब से मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और नो कॉम्प्लेक्सिटी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अब बच्चों देखिए सेकंड मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल ट्रेडर में सिर्फ सिंगल पर्सन चाहिए, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग चाहिए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी 2 लोग होने चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मिनिमम 10 लोग होने चाहिए और कंपनी फॉर्म में अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लोग और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोग। मैक्सिमम लोगों की अगर बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैक्सिमम भी 1 ही है, पार्टनरशिप के केस में मैक्सिमम 50 और मैक्सिमम 100 भी है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्राइवेट कंपनी है तो मैक्सिमम लिमिट 200 है और अगर पब्लिक कंपनी है तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो सोल ट्रेडरशिप में सिर्फ सिंगल पर्सन कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो लिमिटेड कैपिटल होता है। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वो उसका कैपिटल बन जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि पीपल विद द लिमिटेड मींस ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लार्जेस्ट कैपिटल होता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीद के उसके कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं। लायबिलिटी अगर देखें तो बच्चों अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है सोल ट्रेडर की, पार्टनर्स की भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और को पार्टनर्स की लिमिटेड होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज में शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पे बच्चों कंपैरिजन देखिए कि सोल ट्रेडर जो है वो सारे बिजनेस को मैनेज एंड कंट्रोल करता है इंडिपेंडेंटली। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स मिलकर मैनेज करते हैं और जो डिसीजंस हैं वो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स लिए जाते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता मैनेज और कंट्रोल करता है बिजनेस को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर्स होते हैं जिनको मैनेजिंग कमिटी कहा जाता है, वो मैनेज करती है और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करते हैं या प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं जो मैनेज करते हैं। कंटिन्यूटी लास्ट कंपैरिजन है बच्चों जिसमें सबसे अनस्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सोल ट्रेडरशिप क्योंकि वो सिंगल ओनर पर डिपेंडेंट होती है और उसी की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से वो अफेक्ट हो जाती है। पार्टनरशिप में ज्यादा पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चलाते हैं तो कंटिन्यूटी उतनी नहीं है जितनी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन सोल ट्रेडरशिप से बेहतर है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंटिन्यूअस रहती है क्योंकि एक कर्ता की डेथ के बाद नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो है वो कर्ता बन जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मेंबर्स कम एंड गो बट द सोसाइटी गोज ऑन फॉरएवर। इसी तरह से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, शेयर होल्डर्स के आने या जाने से कंपनी की कंटिन्यूटी अफेक्ट नहीं होती है। तो इस कंपैरेटिव चार्ट से बच्चों मुझे लगता है कि जो अभी तक हमने पढ़ा है 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो और क्लियर आपको हो गया होगा। अब बच्चों बस एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चॉइस करनी हो तो कौन से फैक्टर्स के हिसाब से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट होगी और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सूटेबल नहीं होगी, ये एक और देख लेते हैं। अगेन नाउ सी विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट आई एम शोइंग टू यू ऑन द स्क्रीन।
देखिए बच्चों, चार्ट की हेडिंग देखिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फैक्टर्स देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, ईज ऑफ फॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजरियल स्किल्स, रेगुलेशंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड लायबिलिटी। बिल्कुल अभी अभी बच्चों हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करा है, तो उससे हमें ये चार्ट भी बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैपिटल अवेलेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा एडवांटेजनस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपनी है, और जो लीस्ट एडवांटेजनस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। फॉर्मेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा एडवांटेजनस कौन सी है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, और सबसे डिसएडवांटेजनस जो है वो है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहां पे प्रोसीजर बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लेक्स है। फॉर्मेशन के हिसाब से सबसे आसान, जो सबसे आसानी से क्रिएट हो जाती है वो है सोल ट्रेडरशिप, और जो सबसे मुश्किल से क्रिएट होती है वो है कंपनी। ओनरशिप ट्रांसफर के हिसाब से एक कंपनी ही ऐसी है जिसमें बिल्कुल फ्रीली ओनरशिप ट्रांसफर होती है, और जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है वो है पार्टनरशिप। मैनेजरियल स्किल्स के हिसाब से कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट मैनेज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इसमें प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट बेस्ट होती है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। और सोल ट्रेडरशिप जो है वो लीस्ट एफिशिएंट होता है, क्योंकि कोई मदद करने वाला ही नहीं होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सोल ट्रेडरशिप में मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और कंपनी में मैक्सिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा सोल ट्रेडरशिप में होती है, और सबसे कम फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती है। कंटिन्यूटी, सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी कंपनी एंड कोऑपरेटिव्स में है, और सबसे कम कंटिन्यूटी सोल ट्रेडरशिप की होती है। लायबिलिटी के हिसाब से कंपनी एंड कोऑपरेटिव्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और सोल ट्रेडरशिप और पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो वो सबसे कम बेनिफिशियल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जैसी जिसको जरूरत होती है उसी हिसाब से पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की जाती है। तो बच्चों, कंक्लूडिंग पार्ट में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज सबसे अच्छी या कोई भी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज सबसे बुरी, ऐसा हम नहीं कह सकते। हर एक फॉर्म के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि कितना हम रिस्क ले सकते हैं, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना हमें फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग चाहिए, कितनी लायबिलिटी हम बेयर कर सकते हैं, इन सारे फैक्टर्स पे ही एक पर्टिकुलर पर्सन ये डिसाइड करता है कि किस तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन suitable होगी। So with this we have completed all 5 forms of business organizations, but still this is not the end of the chapter. Have some patience, we still have to go by formation of a company. Earlier ये पहले अलग से chapter था, लेकिन now it is a part of chapter 2 only. So in the next lecture we are going to cover up with the formation of the company also. So students, all 5 forms of business organizations और उनके जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से देखिए। आई होप कि अगर आप उन्हें देख लेंगे ना, आई गारंटी यू कि आपको फिर कोई किताब एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ उन लेक्चर्स को आप सुन लेंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, चाहे वो किसी भी तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बिल्कुल आसानी से प्रिपेयर हो जाएगी। हाँ, वीडियो लेक्चर्स आपको जरूर देखने पड़ेंगे, और फिर किसी भी तरह के क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, यू विल बी इजीली एबल टू आंसर दैट। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए बच्चों, so that everybody gets benefited. So see you next time with the continuation of the same chapter, forms of business organization.